इसमें कोई शक नहीं कि मोदी सरकार के पास 3 साल का सुनहरा अतीत है। गिनाने को तमाम तरह की उपलब्धियां हैं, तमाम तरह के वायदे हैं जिस पर सरकार दावा कर सकती है कि उन वायदों को पूरा किया है। जनता की उम्मीदें हैं और उन्हीं उम्मीदों के बूते कई राज्यों में बीजेपी की बनती सरकारें हैं। लेकिन इन सब के बीच एक सवाल जिंदा है, कश्मीर का सवाल। जब प्रधानमंत्री मोदी सत्ता में आए थे और उनके सत्ता में आने के 1 साल बाद कश्मीर में पीडीपी बीजेपी की सरकार बनी। कश्मीर में पीडीपी बीजेपी की सरकार के 2 साल हुए, मोदी सरकार के 3 साल हुए और इन 2 साल और 3 सालों के बीच एक सवाल जिंदा है कि क्या कश्मीर के हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं। जिस कश्मीर को जन्नत कहा जाता रहा है, उस कश्मीर में रोज बेकसूरों की मौत हो रही है, जवानों के सिर काटे जा रहे हैं। उमर फैयाद जैसे देशभक्त की जिस बेरहमी से हत्या होती है, देश को चौंकाता भी है, देश को परेशान भी करता है। हम आज जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्या हुआ कि 3 साल में कश्मीर के हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। अंधेरा और अंधेरे के अलावा कुछ नजर नहीं आता। आज फिर एक हम बहुत ही समझ लीजिए एक सिचुएशन फिर सीरियस हो गई है। इस दलदल से कोई निकाल सकता है तो वो हमारे इस वक्त के वजीर आजम श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। कश्मीर में आज ऐसी स्थिति क्यों है? कश्मीर के हालात आउट ऑफ कंट्रोल जैसे क्यों हैं? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं यहाँ जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम निर्मल सिंह, मनीष तिवारी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, और शबनम लोन जो सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट भी हैं और सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और लगातार कश्मीर मुद्दों पर एक अलग राय रखती हुई टेलीविजन पर देखी जाती हैं। सबसे पहला सवाल मेरा निर्मल सिंह जी से है, चूंकि सूबे में उनकी सरकार है, अहम ओहदे पर हैं, डिप्टी सीएम हैं, बहुत उम्मीदें निर्मल सिंह की सरकार जब बनी थी पीडीपी बीजेपी की, तब उम्मीदें जनता ने पाली थी। निर्मल सिंह जी, सवाल थोड़ा तल्ख है, लेकिन क्या कश्मीर के हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हैं? देखिए, ऐसा है कि जम्मू कश्मीर को अगर देखना होगा तो 1947 से लेके आज तक का जो पूरा इतिहास है उस पर नज़र डालनी होगी, क्योंकि ये 2-3 सालों में ही ये मसला खड़ा हुआ है। इस प्रकार की बात कहना जो है ठीक नहीं होगा। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ, विभाजन हुआ, और विभाजन के साथ साथ जब प्रिंसली स्टेट्स जो थी उनका एक्सेशन हुआ, और एक्सेशन का पूरा अधिकार जो था राजा महाराजाओं जो वहाँ के नवाब थे उनको था। उसी दिन से ही जब महाराजा हरि सिंह जी ने जम्मू कश्मीर का एक्सेशन किया, और वो जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन था वो इंडिपेंडेंस एक्ट का ही एक पार्ट था। जैसे जिस पार्टीशन इंडिपेंडेंस एक्ट के तहत पाकिस्तान जो है क्रिएट हुआ, उसी के तहत एक्सेशन भी हुआ। लेकिन शुरू से लेके ही उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाया गया। हमारी उस वक्त की सरकार ने गलती की, प्लेबसाइट की बात यहाँ पर जो है गवर्नर जनरल माउंटबेटन ने की, नेहरू जी ने उसको जो है एंडोर्स किया जब उनकी तरफ से ये था। तो तभी से ये जो है एक डिस्प्यूट क्रिएट किया गया, जो कि अलग अलग फेजेस से गुजरता हुआ जो है आज इस स्थिति में पहुंचा है। सही कह रहे हैं निर्मल सिंह जी, सही कह रहे हैं आप। माफ करें, बीच में इसलिए रोक रहा हूं कि आप उस इतिहास की याद हमें दिला रहे हैं जिस इतिहास से हम सब वाकिफ हैं, जो कश्मीर को जानते हैं। हम वर्तमान में इसलिए बात करना चाहते हैं कि 3 साल से केंद्र में सरकार, 2 साल से पीडीपी सरकार, जिसका मैंने जिक्र किया, और सबकी उम्मीद इस सरकार से थी कि सरकार जब बन रही है कुछ ऐसा होगा, और ऐसे दावे और वायदे भी किए गए। एक आंकड़ा है, मार्च 2015 में पीडीपी बीजेपी गठबंधन की सरकार बनने के बाद से सूबे में 457 लोग, 457 लोग मारे जा चुके हैं, जिसमें 48 आम लोग हैं, 134 सुरक्षा बल के जवान हैं, इसके अलावा सिक्योरिटी फोर्सेज। दूसरा है कि 8 जुलाई 2016 से 30 नवंबर 2016 के बीच 50 दिन में कश्मीर में जो अनरेस्ट हुआ, उसमें लगभग 16,000 करोड़ की संपत्ति का नुकसान हुआ, यानी 135 करोड़ रोज।
तो हम 60-70 सालों के इतिहास पर बात करेंगे तो हम फिर 48 से लेकर और अलग अलग दौर में जाएंगे। हम इन 3 सालों पर बात करना चाहते हैं कि ये आंकड़ा आपके 2 साल के कार्यकाल का है। ये ऐसी बदतर स्थिति क्यों हुई? बहुत पीछे नहीं जाऊंगा, लेकिन कम से कम जो प्रीसीडिंग जो सरकार थी उसके ऊपर जरूर कहूंगा। 2010 में 120 जो है लोग, आम लोग जो है वहाँ आंदोलन हुआ था जिसमें जो गोली का शिकार हुए और लगभग 214 टेररिस्ट मारे गए। हमारे वक्त में 308 जो है टेररिस्ट जो है इन 2 सालों में हमने एलिमिनेट किए। इसी तरीके से जिस तरीके से आंदोलन चला, हमने ही कहा कि नहीं, हम बातचीत एजेंडा ऑफ अलायंस में बात करने की बात है, लेकिन हम जो है गोली के बीच में, पत्थरबाजी के बीच में बातचीत नहीं करेंगे। तो अगर जिसने बात करनी है वो हमारे पास आए, लेकिन जो है वहां पर बात करने, आपको पता है कि पार्लियामेंट्री डेलीगेशन जब वहां गया और जो सेपरेटिस्ट थे उन्होंने उनसे मिलना जो है मना कर दिया। तो इसलिए हमने एक टफ स्टैंड लिया है, बातचीत करें। ऐसा तो हमने कहा, मोदी जी जब लाहौर जाते हैं वो इतनी हिम्मत दिखाते हैं, तो वो एक मैसेज था पाकिस्तान को। जब यहाँ पर उनका जो है ओथ सेरेमनी थी, वहाँ जो है सभी सार्क के लोगों को बुलाया और विशेष तौर पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को बुलाया, एक उन्होंने मैसेज दिया। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान ने जैसे पठानकोट किया, तो हमने फिर सर्जिकल स्ट्राइक्स और बाकी जो पूरा मैसेज दिया कि देश की सुरक्षा के ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं, भारत एक लोकतंत्र है, हम बातचीत कर सकते हैं, लेकिन इस माहौल में जो अगर कोई जबरदस्ती हम पर जो है वायलेंस को इंस्ट्रूमेंट ऑफ डिप्लोमेसी के तौर पर यूज करेगा, तो हमारी सरकार, केंद्र सरकार, हम इसको और राज्य सरकार नहीं मानेगी। ये मैसेज दिया है। आपने सही कहा, अनरेस्ट है, इस प्रकार की बात है, लेकिन 4 महीने के बाद वो भी ठीक हुआ और हमने जो है एक मैसेज दिया उसमें भी। आपने कहा मैसेज दिया, मैं मनीष जी और बाकी लोगों को शामिल करूं उससे पहले, लेकिन आपका मैसेज पाकिस्तान ले ही नहीं रहा है। आप लाहौर चले जाते हैं, अगर नवाज शरीफ कहीं हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, प्रधानमंत्री मोदी से बात करते हैं, विपक्ष आरोप लगाता है बिन बुलाए मेहमान की तरह लाहौर अचानक प्रधानमंत्री अफगानिस्तान से जाते हैं, सार्क समिट की कोशिशें होती है, दिल्ली में बुलाया जाता है शपथ ग्रहण समारोह से पहले, ये सब आपने की। लेकिन पाकिस्तान का आपके मैसेज को अगर नहीं रिसीव कर रहा है, आप कह रहे हैं बातचीत करेंगे नहीं, पत्थरबाजी जब तक नहीं रुकेगी हालात सुधरेंगे नहीं, और हालात सुधर नहीं रहे। हम देख रहे हैं कि कैसे वहां सुरक्षा बलों के जवानों के साथ क्या हो रहा है, बैंकों के जो कैश वैन है उनको लूटा जा रहा है, 5-7 घटनाएं 1 महीने के भीतर हो गई। तो मैं फिर बात कर रहा हूं कि इसका मतलब कश्मीर के हालात को आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, ये इल्जाम है। मतलब ये 90 के दौर में जो था 89, 90, 91 कमोवेश हम वहीं पहुंच रहे हैं। देखिए ऐसा है कि शिमला स्पिरिट जो है, शिमला जो एग्रीमेंट हुआ था उसमें बायलैटरल है, तो उसके लिए तो प्रयास करने पड़ेंगे। और ये जो मैसेज है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, ये बातचीत नहीं करेंगे, सिर्फ गोली की बात करेंगे, इस प्रकार की बात नहीं है। और मोदी जी ने लाहौर जाके ये एक मैसेज दे दिया कि नहीं, हम बातचीत करना चाहते हैं। अटल जी ने जो कहा था कि हम जो है पड़ोसी नहीं बदल सकते, दोस्त बदल सकते हैं, उस स्पिरिट में उन्होंने कोशिश की, सार्क के लोगों को बुलाया और कोशिश की कि हम जो है शांति चाहते हैं, इस खित्ते में शांति चाहते हैं। लेकिन पाकिस्तान नहीं मान रहा, और नहीं मानने के कारण उसको वो भी जवाब दिया जा रहा है। आज भी मैं कल बॉर्डर पर गया था, और बॉर्डर पर देखें, अगर वो उन्होंने हमारे 3 सिविलियंस जो है उनकी हत्या की है, तो हमारी तरफ से भी पूरा करारा जवाब दिया जा रहा है। तो हो गया ना, उन्होंने 3 मारे, आपने 5 मारे, फिर आपने 5 मारे, उन्होंने 8 मारे, फिर उन्होंने 2 के सिर काट लिए, 2 के आप सर काट लिए। इसका मतलब बातचीत का भी प्रयास किया है, लेकिन पाकिस्तान को समझ नहीं आ रही, तो जिस भाषा में वो बात करेगा उस भाषा में जवाब मिलेगा। निर्मल सिंह जी, आपने जो बात कही उसी से मैं कह रहा हूं। निर्मल सिंह जी, कश्मीर के 4 जिले अनंतनाग, पुलवामा, कुलगाम और शोपियां, इन 4 जिलों की जो स्थिति है वो लग रहा है कि एकदम हालात आपके कंट्रोल से बाहर है। मैं बार बार एक सवाल पूछ रहा हूं, उसका जवाब आप नहीं दे रहे हैं। आप अगर जवाब दें तो मैं बाकी लोगों के पास जाऊं। ये हालात आपसे आउट ऑफ कंट्रोल क्यों है? क्यों पीडीपी के नेता भी अपने इलाके में जाने से डरते हैं? क्यों सुरक्षा बलों के जवानों को रोज टारगेट किया जा रहा है? पहले कहा जा रहा था सरहद पार से आतंकी आते हैं, आज कहा जा रहा है लोकल सपोर्ट है। अगर लोकल सपोर्ट इस कदर हो गया कि 4 डिस्ट्रिक्ट में पुलिस नहीं जा पा रही है, आर्मी के 4000 जवान जाते हैं कॉम्बिंग के लिए, इसका मतलब सरकार की जो ताकत है, इकबाल है, वो कहीं टूट गया, खत्म हो गया। मैं कल ही चीफ मिनिस्टर अनंतनाग में थी, आज भी सारे पेपर्स में आया है, लोग जा भी रहे हैं, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है। हाँ, उग्रवादी जो है साउथ कश्मीर में उनका थोड़ा सा तादाद बढ़ी है, लेकिन आने वाले वक्त में देखेंगे जिस प्रकार का एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बना है, उनको जो है डील ही नहीं किया जाएगा, उनको सख्ती से उनसे निपटा जाएगा।
तो मनीष तिवारी जी अभी भी उस साफगोई से कुछ बात आ नहीं रही, वो पास्ट की बात कर रहे हैं, इतिहास की, लेकिन हम वर्तमान समझना चाह रहे हैं। हालांकि उसके साथ एक आंकड़ा ये भी दूं कि 27 साल में हिंसा से 41,000 जाने गई हैं घाटी में, जिसमें 14,000 लोकल सिटीजन हैं, आम लोग हैं, और 5,000 से ज़्यादा सिक्योरिटी फोर्सेज के जवान हैं, 21,000 आतंकी हैं। तो इन 27 सालों में आपकी सरकार भी रही है, गठबंधन की सरकार भी रही है, और सब कुछ रहा है, और वही स्थिति आज भी है। तो क्या माना जाए कि कश्मीर में पिछले 3 साल से जो हो रहा है, 2 साल से जो हो रहा है, इसकी बुनियाद क्या है? देखिए, शनिवार को इसी जगह पर कश्मीर पे एक और बहस थी, और आप ही की तरह एक वरिष्ठ एंकर ने मुझसे ये सवाल पूछा कि कश्मीर की परिस्थिति कैसी है। तो मैंने एक छोटा सा शेर अर्ज किया, उसको यहाँ पे भी दोहरा देता हूँ कि मुल्क का कौम का इतना भी न मयार गिरे, मुल्क का कौम का इतना भी न मयार गिरे कि सुर्खियाँ देखते हाथ से अखबार गिरे। और आज कश्मीर की परिस्थिति वो है, और उसका कारण ये है कि अगर आप पिछले 3 साल को एक परिप्रेक्ष्य में देखें तो एक बात उभर के आती है कि मेरा भाषण ही मेरा प्रशासन है। तो जब आप भाषण से प्रशासन चलाने की कोशिश करें तो फिर परिस्थितियां बिगड़ जाती हैं। आप इतिहास में जाना चाहते हैं, ये बात सही है निर्मल सिंह जी की कि समस्या 1947 से, 47 में युद्ध हुआ, 65 में युद्ध हुआ, 71 में युद्ध हुआ, 1999 में युद्ध हुआ, 1980 से पाकिस्तान भारत की प्रति एक प्रॉक्सी वॉर चला रहा है, पहले पंजाब में, फिर कश्मीर में, फिर हिंदुस्तान के सारे बाकी हिस्सों में। तो ये कि ये यथार्थ है और इस यथार्थ से कोई भाग नहीं सकता, पर इस यथार्थ के बीच काम करने की जरूरत है। और पिछले 3 वर्ष में परिस्थितियां पीडीपी बीजेपी की जो सरकार है, जो एक आइडियोलॉजिकली इनकम्पैटिबल सरकार है, उसके हाथ से निकली हैं। और उसका सबसे बड़ा प्रमाण है, जब इनकी सरकार बनी 2014 में चुनाव हुआ तो 65.14% वोट पड़ा, और जब श्रीनगर में बाई इलेक्शन हुआ 6% तो वो घट के 7% रह गया। रीपोल हुआ तो सिर्फ 2% वोट पड़ा। अनंतनाग का चुनाव आयोग को स्थगित करना पड़ा। तो आज जो परिस्थिति है वो बिल्कुल वैसी ही है जो 2002 की गर्मी में थी। आपको मैं याद कराना चाहता हूं, 13 दिसंबर 2001 को भारत की संसद के ऊपर आक्रमण हुआ। उसके बाद सबसे बड़ा जो मोबिलाइजेशन था 1971 के बाद इंडियन आर्मी का, वो किया गया। 10 लाख लोगों को मोबिलाइज किया गया ऑपरेशन पराक्रम के तहत। अक्टूबर तक फौज सरहद पे खड़ी रही और उसके बाद उसको वापस बुला लिया गया। अप्रैल 2003 में जब अटल बिहारी वाजपेयी श्रीनगर गए और उन्होंने जो पीडीपी कांग्रेस की सरकार थी उसके मंच से संबोधन किया कश्मीर के लोगों को, तो उन्होंने 2 बातें कही, और वो ये था, एक उन्होंने कहा कि मैं हुर्रियत से बात करने के लिए तैयार हूं, और दूसरा उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान से बात करने के लिए तैयार हूं। एक ही मंच से उन्होंने 2 संदेश दिए, और उसका कारण था, उसका कारण ये था कि वो तब तक समझ गए थे 5 साल भारत के प्रधानमंत्री रह के कि हुर्रियत और पाकिस्तान को अलग नहीं किया जा सकता। तो इसलिए ये जो टफ स्टैंड इनकी सरकार ने लिया है, उस टफ स्टैंड के जो परिणाम हैं, अगर उन परिणामों को ये अपने परिप्रेक्ष्य में लेने के लिए तैयार हैं और इसको अगले 10 साल तक, 15 साल तक अगर इसको सस्टेन कर सकते हैं तो ये टफ स्टैंड जरूर कोई ना कोई इनको बेनिफिट देगा। पर अगर आप इसको शॉर्ट टर्म में देखेंगे तो शॉर्ट टर्म में मुझको नहीं लगता, क्योंकि इनकी सरकार के अब बाकी 3-4 साल रह गए हैं, गवर्नर्स रूल की, प्रेसिडेंट्स रूल की बातचीत होनी शुरू हो गई है, तो मुझे नहीं लगता कि ये पॉलिसी अगर है इनकी कोई नीति तो वो सस्टेनेबल है। जवाब देना चाहते हैं निर्मल सिंह जी आप शायद। मनीष जी, देखिए, हमने ये स्पष्ट कर दिया कि हम बातचीत से चीज़ें आगे बढ़ाना चाहते हैं। तभी मोदी जी ने जो है एक प्रयास किया, अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने। लेकिन जब दूसरी पार्टी जो दूसरी तरफ है, अगर वो उस जो है भाषा को समझती नहीं है तो उसके आगे हम घुटने तो नहीं टेक सकते। हम, जैसे मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि ये भी विक्टिम है टेररिज्म का, इस प्रकार का
जो है, और जो जिसने टेररिज्म को क्रिएट किया है, जहां टेररिस्ट आज भी घूम रहे हैं, आज वो प्रेशर के बाद हाफिज सईद के लिए वो जरूर कह रहा है कि नहीं जी ये टेररिज्म फैला रहा है, आज तक उसको समझ नहीं आई। और जिस प्रकार से हुर्रियत के लोग जब ऑल पार्टी डेलीगेशन गया, उन्होंने बातचीत करने से मना कर दिया। और वो जो जिस प्रकार से जिस पाकिस्तान के कंधे के ऊपर सवार होकर आगे जो बढ़ना चाहते हैं, आज वही पाकिस्तान, वही के टेररिस्ट ये कह रहे हैं, गुस्सा क्या कह रहा है कि ये जो लड़ाई इस्लाम की लड़ाई है और हुर्रियत के जो हम नेताओं के भी सर कलम कर देंगे। इस प्रकार की भाषा बोलते हुए, इस प्रकार की माहौल में किससे बातचीत करोगे आप? और मैं कहता हूं कि बातचीत करने के लिए भी एक माहौल होता है, और बातचीत करने के लिए माहौल बनेगा तो बातचीत ही एक रास्ता है। और शिमला एग्रीमेंट का स्पिरिट भी वही है, लॉ डिक्लेरेशन का जो है जब अटल जी के साथ वही उसी की स्पिरिट भी वही है। मनीष जी, पहले आप जवाब एक मिनट का इनको जवाब देना चाहता हूं। निर्मल सिंह जी, इस चीज पे गौर करने की जरूरत है, क्योंकि आप एक बहुत संवेदनशील प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, और आपकी जो कठिनाई है वो मैं समझ सकता हूं, जो आपकी पीड़ा और वेदना है मैं उसको समझ सकता हूं। पर इसके ऊपर आपको ध्यान देने की जरूरत है कि जो 2003 में श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय सीज फायर हुआ था, और वो सीज फायर पूरा 2014 तक, जो पूरे यूपीए के कार्यकाल में वो सीज फायर चलता रहा, वो आपकी सरकार आते ही, केंद्र सरकार आते ही सितंबर 2014 में क्यों टूट गया? पहला सवाल। और दूसरा सवाल कि अगर आपको लगता था कि पाकिस्तान तैयार नहीं है, तो प्रधानमंत्री जी जिस तरह बगैर किसी प्रेपरेशन के काबुल से लाहौर चले गए, और आज तक देश को पता नहीं लगा कि वो लाहौर में क्या बातचीत हुई उनके नवाज शरीफ साहब से, तो उसका क्या औचित्य था? जवाब देंगे, उसके बाद मैं शबनम लोन को शामिल करूंगा इसमें। देखिए, ऐसा है कि पाकिस्तान जितना डेस्परेट आज है इतना कभी नहीं हुआ, ये स्पष्ट बात है। नहीं, ये आप थोड़ा गलत कर रहे हैं। अगर ये इतना डेस्परेट नहीं था तो 48 कारगिल और 65 और 71 हमने देखा है। नहीं, मत कहिए, मेरी बात सुन लीजिए एक मिनट के लिए। देखिए, आज बांग्लादेश, आज ईरान, आज अफगानिस्तान, जिसके ऊपर वो एक इस्लाम जो है मुस्लिम वर्ल्ड का जो नेता मानते थे, आज उसमें वो आइसोलेट पड़ा है, पूरी दुनिया में आइसोलेट हुआ पड़ा है। दुनिया में आइसोलेट पड़ा है, यहाँ हमारे जवानों के गर्दन काट रहा है। डिप्लोमेटिकली जिस तरीके से हमारी सरकार ने, नरेंद्र भाई मोदी जी ने डील किया है, वो उसके लिए बहुत बड़ा, आज उसकी कोई सुन नहीं रहा है सर। लेकिन आज वो फेल स्टेट है, रॉक स्टेट है, इस प्रकार की एक प्रस्तापित हो चुका है। तो इसलिए डेस्परेशन में, और जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी की सरकार हो, ये कभी उसके एजेंडे के खिलाफ है। ये सारा कुछ जो है, जिस प्रकार से वहां सरकार 2 साल चल रही है, तो वो खेल रहा है। और इसी कारण से जो है, जो यहाँ उनके लोग हैं, जो उनके कंधे पे होकर सवार हैं, वो भी जो है उनके साथ है। लेकिन आज उनको समझ आएगी कि पाकिस्तान का एजेंडा क्या है और जो है वो क्या चाहता है। निर्मल सिंह जी, उनके पास आने से पहले एक मिनट। निर्मल सिंह जी, आपने कहा, आपकी बात से साफ है कि आप अलगाववादियों से बात करेंगे नहीं, ठीक है, सरकार का एक स्टेटेड पोजीशन है। आप कह रहे हैं हालात वहां सुधर नहीं रहे हैं, जो हम देख रहे हैं वो आप नहीं भी कहेंगे तो हम आंकड़े आपको बता देंगे। आपकी सरकार का 2 साल में कितनी पत्थरबाजी की घटनाएं हुई, कैसे बैंक लूटा जा रहा है, कैसे उमर फैयाज जैसे शख्स को घर में घुस के मार दिया जा रहा है किडनैप करके, ऐसे दर्जनों आंकड़े हैं। तो सवाल उठता है, फिर होगा क्या? हालात आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा है, बात करने को आप तैयार नहीं है। 2 साल आपकी सरकार के कश्मीर में बीत चुका, 3 साल दिल्ली में हो चुका, 3 साल वहां गुजारेंगे, तो क्या होगा इसका? हम यही कहते रहेंगे कि पाकिस्तान हद तक हालात ठीक हैं, सारा नॉर्मल काम चल रहा है, लेकिन ठीक है, कहीं कहीं ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं। इसको आप हालात ठीक मानते हैं? ठीक होंगे, इसको आप हालात ठीक मानते हैं कि बैठ के लोग हमारे जवानों के सिर काट के ले जा रहे हैं, और एक उमर फैयाज को उसके घर टेररिस्ट जो है उनको मारा गया है। देखिए, ये प्रॉक्सी वार है, ये जो है ये नॉर्मल जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन नहीं है। इस प्रॉक्सी वार में उनको माकूल जवाब दिया जा रहा है, और आने वाले वक्त में देखेंगे और बहुत सख्ती से निपटा जाएगा। तो आपके हिसाब से अभी हालात ठीक हैं? आपके हिसाब से अभी कश्मीर में नॉर्मल हो रहे हैं और नॉर्मल होंगे? तो ये जो इतनी पत्थरबाजी की घटनाएं हैं, 2017 में मार्च में 60, फरवरी 2017 में 46, जनवरी में 17, दिसंबर 2016 में 37, अक्टूबर 2016 में 180, स्टोन पेल्टिंग की इतनी घटनाएं, जवान हमारे घायल होकर हॉस्पिटल में जा रहे हैं, और जवानों की हत्याएं हो रही है, सीआरपीएफ का कमांडेंट मारा जा रहा है, ये सब आपको नॉर्मल दिख रहा है? देखो, मैंने नॉर्मल नहीं कहा, मैंने कहा कि हालात नॉर्मल हो रहे हैं और ज्यादा होंगे। और ये भी मत भूलिए कि 1947 से लगभग पाकिस्तान की तरफ से प्रॉक्सी वार है वहां पर, तो ये और वो जो है वहां के लोगों को वो जो है यूज करते हुए जो है हर हथकंडा अपनाया जा रहा है। लेकिन वहां पर चुनी हुई सरकार है,
हम जो है उससे डील कर रहे हैं, सुरक्षा बल और सारे जो है डील कर रहे हैं, और फर्मली उससे डील किया जाएगा। चलिए, शबनम लोन जी के पास आ रहा हूं, लेकिन निर्मल सिंह जी, आपने कहा कि 1947 से प्रॉक्सी वार है। ये कोई नई चीज नहीं कह रहे हैं सर, ये हम सब लोग जानते हैं प्रॉक्सी वार है। ये आपको नहीं क्यों 3 साल पहले पता चला, जब लाहौर गए, जब नवाज शरीफ से फोन से संवाद होने पर बहुत हैप्पी रिलेशन का एहसास हुआ? ये आपको शायद एहसास देर से हुआ। अल्टीमेटली मतलब तो बातचीत टेबल पर ही होगी। 4 जंगें लड़ी, फिर टेबल पर आए, ताशकंद में हम आए, शिमला में आए, जब कांग्रेस की सरकार थी, रास्ता तो वही है। आज तक कोई गन के साथ सॉल्यूशन तो फाइनल निकला नहीं। निर्मल सिंह जी, आप बात नहीं कर रहे, जो है तो बात तो करनी पड़ेगी ना, रहती है। शबनम जी, जस्ट 1 सेकंड। निर्मल सिंह जी, आप बात नहीं कर रहे पाकिस्तान के साथ? नहीं, ये तो केंद्र का मामला है, जब जरूरत हो करेंगे। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं। गवर्नमेंट का नहीं, केंद्र की। आप कह रहे हैं कि आप सेपरेटिस्ट से बात नहीं करेंगे, आप पाकिस्तान से बात नहीं करेंगे। मैंने कहा कि जब माहौल होगा तो करेंगे। नहीं, सरकार कह रही है कि माहौल ठीक नहीं है, अनुकूल नहीं है, पाकिस्तान से बातचीत नहीं हो सकती। तो सज्जन जिंदल लाहौर क्या करने गए थे? सज्जन जिंदल क्या सरकार के दूत बन के बैक चैनल डिप्लोमेसी चलाने के लिए गए थे? आज तक क्या कहते हैं इस बात का जवाब मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि 3 बारी काठमांडू में जब आपने कहा कि अगर पाकिस्तान हुर्रियत से बात करेगा तो हम क्या कहते हैं पाकिस्तान से बातचीत नहीं करेंगे। काठमांडू में जब सार्क का समिट हुआ तो एक अनऑफिशियल दूत मौजूद था। उसके बाद जब प्रधानमंत्री जी लाहौर गए तो फिर एक अनऑफिशियल दूत मौजूद था। अब फिर क्या कहते हैं एक अनऑफिशियल दूत जिसके पास वीजा भी नहीं था, उसको आपके अपना रावलपिंडी से मणि लेके जाया गया। तो ये इसमें विरोधाभास आपकी जानकारी हो सकती है, मेरी जानकारी में नहीं है ये बात। चलिए, आप ऐसा सवाल पूछ रहे हैं जिस पे वो जवाब देना नहीं चाहेंगे। शबनम लोन, आपको देर से आपको बातचीत में शामिल कर रहा हूं। क्या लगता है कश्मीर में हालात कैसे सुधरेंगे? बीते जो 2-3 सालों से हम देख रहे हैं, आप कश्मीरी भी हैं, आप जानती भी हैं, इसका सोल्यूशन क्या है? जी, मेरा अंदाज़ा है कि वहाँ अब हालात कभी नहीं सुधरेंगे, और इस वजह से मैं आपको ये कहना चाहूँ, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि 1966 में जयप्रकाश नारायण साहब ने एक लेख लिखा था। उसमें उन्होंने कहा था कि यू विल हर्ट द सोल ऑफ इंडिया इफ़ यू सप्रेस द कश्मीरी बाय फोर्स, और आप वही कर रहे हैं। वहाँ पर आप दिल जीतने के बजाय हर माँ को शाम को उसके बेटे की लाश जाती है, छलनी कर देते हैं आप गोलियों से, और आपके यहाँ आता है जो जवान मरता है उसकी माँ का भी वही हाल है जो उस कश्मीरी माँ का भी है। लेकिन इसको भी आप लोगों ने एक मिनट, बीच में नहीं, 1 मिनट, ऐसे नहीं बात होगी, ऐसे नहीं, ऐसे बात नहीं होगी, बीच में नहीं। जिनको सवाल पूछने, जी आप बोलिए अपनी बात, 1 मिनट, बीच में नहीं। मैंने तो आपसे सजेशन नहीं लेनी है। यू कीप योर सजेशन टू योरसेल्फ। आई एम नॉट हियर टू टेक योर सजेशन। प्लीज कीप योर सजेशन टू योरसेल्फ। चलिए शबनम जी। तो अब ये मसला जो मैंने पहले निर्मल सिंह साहब का भी सुना, मनीष तिवारी साहब का भी सुना, आप लोग हमेशा जब डिस्कस कर रहे होते हैं तो एक चीज आप भूल जाते हैं, सब लोग कश्मीरी आपको भूल जाता है। यू फॉरगेट कि कश्मीर में क्या हाल है। अभी मैंने स्टार्ट ही किया था तो यहाँ से आवाज आई कि आप ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, आप किसका बोल रहे हैं। दिस इंटॉलरेंस, ये मैसेज जाता है कश्मीर, हम देखते हैं। सुनिए, एक मिनट, साइलेंस। फिर आप क्या फरमाइए, क्या करूं? साइलेंस, 1 मिनट। मैं सच बोलूंगी। हेलो मिस्टर, ऐसे बात नहीं होती। हेलो, उनको रोको यार, उनको रोको, ऐसे नहीं बात होती है। 1 मिनट शबनम जी, जो बात आपने कही ना, नहीं सुनिए आप। हाँ। ये इन चीजों से मैं घबराने वाली नहीं हूँ। ये देखिए, ये पार्ट है, दिस इज द कश्मीर प्रॉब्लम, ये कश्मीर प्रॉब्लम नहीं। उनका गुस्सा ये है, उनका गुस्सा ये है शबनम जी, दिस इज द कश्मीर प्रॉब्लम। शबनम जी, उनका गुस्सा ये है, एक मिनट शबनम जी, उनका गुस्सा ये है कि अगर एक मिनट ऐसे शोर शराबा, उनका गुस्सा ये है शबनम जी कि वहां जवान भी मारे जा रहे हैं, 5000 से ज्यादा फौजी भी मारे गए। उनका गुस्सा ये भी है
कि यूपी, बिहार, पंजाब, गुजरात कहीं से कोई फौजी नौकरी करता है, किसी का सर काट लिया जाता है, किसी को म्यूटिलेट किया जाता है, किसी की बॉडी को, किसी को गोली मारी जाती है, और पत्थरबाज कश्मीर में सरहद पार से आए हुए पैसे पर पलने वाले पत्थरबाज पत्थर फेंकते हैं चेहरे पर नकाब लगाकर, इसलिए उनका आक्रोश वो भी है। मैं पत्थरबाज पे भी आती हूँ। सबसे पहले निर्मल सिंह साहब ने 1947 का कहा, आर्टिकल 238 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कश्मीर का मर्जर नहीं हुआ है यूनियन ऑफ इंडिया के साथ, कश्मीर का एक्सेशन हुआ है। गो रीड आर्टिकल 238, देयर इज नो मर्जर विद द यूनियन ऑफ इंडिया। ये तो हिस्ट्री को, सुनिए, ये तो हिस्ट्री को आप अपने हिसाब से रिडिफाइन कर रही हैं। मैं कानून की बात कर रही हूँ, मैं कानून की बात। अब ये था कि इतनी कॉम्प्लेक्सिटी थी, तो भारत कश्मीर में किस तरह से कश्मीर को हैंडल करता, वो ये दिल जीतने की बात होती है। दिल जबरदस्ती से जीते नहीं जाते हैं। आपको समझ में आया? वहां पर आपने, सुनिए, एक मेरी बात सुनिए, उसके बाद वहां पे आपने अपनी डेमोक्रेसी दो फैमिलीज के यहाँ हवाले कर दी, अब्दुल्लाज एंड मुफ्तीज। नाउ लेट मी स्टार्ट फ्रॉम द कश्मीर कॉन्स्पायरेसी केस। यहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं, शायद इस वजह से ये मसला है क्योंकि कम्युनिकेशन गैप है, नॉलेज नहीं है। व्हाट इज कश्मीर? लेकिन शबनम जी, एक मिनट, लेकिन शबनम जी आपने मैं सुनिए यार, हेलो, माइक दो। देखिए, ऐसे मसले हल नहीं होंगे। नहीं, कश्मीरी हम पीछे नहीं हटेंगे आपकी ज्यादतियों से, बिल्कुल नहीं। आपकी ज्यादतियों से घबराने वाले नहीं है हम लोग। बस काफी हो गया, आपकी इंतहा हो गई। सुनिए, अगर सुनना है तो मैं खामोश रहती हूँ। एक मिनट, मैं फिर खामोश रहती हूँ। शबनम लोन, आप मुझसे मुखातिब होकर इधर जवाब दें। शबनम लोन, एक मिनट, एक मैडम, ऐसे बीच में इंटरफेयर मत करिए प्लीज। शबनम लोन, एक मिनट। मैं वो कहूंगी जो सच है, मैं वो नहीं कहूंगी जो आप मुझे कहलवाना चाहते हैं। ये भी कश्मीर प्रॉब्लम है। आप अपनी ओपिनियन हम पे ठोस रहे हैं, नहीं मानेंगे आप लोगों का, बिल्कुल नहीं मानेंगे। आप हमारी बात सुनिए, सच को स्वीकार करना सीख लीजिए। सुनिए शबनम लोन, आप भी उन्हीं से इंटरेक्ट करना चाह रही हैं, उनकी तरफ से मैं सवाल पूछता हूं। आपने कहा कि कश्मीर में बहुत सारे ऐसे जवान हैं, मारे जा रहे हैं, या बहुत माओं के घर में लाशें आ रही हैं उनके बेटों की। एक सेकंड, क्या आपको ये चिंता है, एक सेकंड, क्या आपको ये लगता है कि जिस ढंग से नकाब पोश पत्थरबाज, पेड पत्थरबाज जिसको कहते हैं, इसके कई स्टिंग ऑपरेशन हुए, 500, 1000 रुपए, 200 रुपए, 50 रुपए पत्थर लेकर वो पत्थर फेंकते हैं, चेहरे पर नकाब लगाए हुए, पाकिस्तानी झंडा लिए हुए, क्या आपको लगता है ये सही है? और अगर उनके सरपरस्तों को भी अगर आप सही ठहराती हैं, तो मैं मान लूंगा कि आपकी स्टेटेड पोजीशन। आप मुझे थोड़ा टाइम दे दीजिए। आप लोग तीन मेरे पॉइंट्स हैं। आप लोग हर बार ये कहते हैं कि हुर्रियत को पाकिस्तान पैसा देती है। नहीं, हम नहीं कहते, सब उसके डॉक्यूमेंट हैं। सुनिए, आप मुझे बोलने दीजिए। जी बोलिए। तो आप लोग हमेशा ये कहते हैं कि पत्थरबाजों को वहां से पैसा आता है, तो अगर प्रॉब्लम लाइज विद पाकिस्तान, तो फिर इंडिया इतना बड़ा विशाल मुल्क है, इस निहत्ते कश्मीरी पे गोलियां बरसाने के बजाय आप पाकिस्तान का क्यों नहीं? एक कहावत है, सुनिए, एक मिनट, ऐसे नहीं, एक कहावत है, एक मिनट, ऐसे बीच में हल्ला मत करिए। ऐसा है डेमोक्रेटिक सेटअप में सबको बोलने की। एक मिनट शबनम जी, एक मिनट, नहीं ऐसे थोड़ी होता है कि आप डिक्टेट क्यों करना चाहते हैं आप लोग? एक मिनट शबनम, एक सेकेंड साइलेंस। शबनम जी, कहा जाता है घर का भेदी, सुन लीजिए। नहीं, आप मेरी बात सुनिए जी। जब एक मुल्क के वकार पर, जब कोई ललकारता है किसी मुल्क के वकार को, फौजी का जब सर कटता है, वो फौजी का सर नहीं कटता है, वो उस मुल्क के वकार को ललकारा जाता है। तो क्या करना चाहिए? 3 मुद्दे हैं। या तो आप डिप्लोमेटिक लेवल पे आप डाउनग्रेड करते हैं, आप कहते हैं आप गलत कर रहे हैं, हम यहाँ हाई कमिश्नर नहीं रखेंगे, हम यहाँ छोटा मोटा स्टाफ आपका रखेंगे। आपने डाउनग्रेड किया, नहीं किया। उसके बाद फिर इकोनॉमिक, आप कहेंगे आपके साथ बिजनेस ही नहीं करना है, तुम ऐसा मुल्क हो जो हमारे यहाँ आतंक फैला रहा है, तुम्हारे साथ बिजनेस नहीं करना है। लेकिन आप हर साल पाकिस्तान के साथ एज मोस्ट फेवर्ड नेशन
$2.3 बिलियन का बिजनेस करते हैं। तो मुझे इस चीज का जवाब दीजिए। निर्मल सिंह अगर जी जवाब आपको देंगे। पैसा कमाना है तो फिर आप प्राइड किस चीज का ढूंढ रहे हैं? इट इज either प्राइड ऑफ द कंट्री और यू अर्न मनी। तीसरा होता है जंग, या फिर उसके बाद मिलिट्री। आप कहते हैं वो भी नहीं करना है, फिर क्या करना है? कश्मीर में जो नहीं, जिस दिन वो होगा उस दिन ये लोग करेंगे। उबलाव आया है नहीं। कश्मीर में। नहीं, मैं आपको एक चीज कहना चाह रही हूँ। ये जो अब की बारी आपने देखा, वहां पे जो आपने इलेक्शन बाइकआउट देखा, अगर कोई ये कह रहा है कि वहां कश्मीरी जबरदस्ती अंदर बैठा, नहीं, वो फेल्ड सरकार है उधर। इस वजह से महबूबा मुफ्ती, पीडीपी, उन्होंने जो वादे किए इलेक्शन में, सबसे पहला नंबर 1 ये था कि हम बीजेपी के साथ किसी हाल में अलाइन नहीं करेंगे। अब अगर उनको कोई सवाल ये पूछ रहा है कि आपने ये वादा हमसे क्यों किया, तो आप उन पे गोलियां नहीं, वो सवाल आप पूछिए, लेकिन पत्थरबाजों की सरपरस्ती, हुर्रियत के अलगाववाद नेताओं की वकालत करना, हुर्रियत के उन नेताओं की वकालत करना जिनके बेटे, बच्चे, दामाद दुनिया के अलग अलग मुल्कों में रहते हैं और पत्थरबाजों को पैसे देकर सेनाओं, भारतीय सेना पर पत्थर फेंकवाते हैं। वो लोग जिनके आका हाफिज सईद सरहद पार बैठे हैं। शबनम लोन जी, तकलीफ इस बात की है कि आपको ये मानना चाहिए, आप तय नहीं कर पा रहे हैं कि आप हिंदुस्तान में हैं कि पाकिस्तान में हैं। आप हिंदुस्तान में रहकर आपको पाकिस्तान के प्रति सहानुभूति दिखती है और वहां कश्मीर में बैठे हुए एक मिनट कश्मीर, एक सेकंड सुन लीजिए। नहीं, आप सुन लीजिए पहले, चूंकि सुन लीजिए। शबनम लोन जी, यही आक्रोश जनता का है, देश में है कि लगता यह है कि वहां बहुत सारे हुर्रियत के नेता, जिनके हम चेहरे जानते हैं, नाम जानते हैं, आप ज्यादा बेहतर ढंग से जानती होंगी, इन नेताओं को पैसे, फंड, सरपरस्ती सब सरहद पार से मिलती है। हाफिज सईद से लेकर और लखवी तक से इनके संवाद होते हैं। हाफिज सईद वहां से बुरहान वानी के नाम पर कसीदे पढ़ता है और उसके बाद उनके कहने पर वहां सेना पर हमले होते हैं और उसके बाद उसकी निंदा नहीं करते हैं। अगर आप ये कहें कि हुर्रियत के वो लोग जो मुल्क के खिलाफ इस तरह की हरकतों को अंजाम दे रहे हैं, उनको आगे बढ़ा रहे हैं, पाकिस्तान की सरपरस्ती में हिंदुस्तान के खिलाफ बगावत की जमीन तैयार करते हैं, वो गलत है, तो आप इनकी निंदा करिए। सुनिए, मुफ्ती मोहम्मद सैयद, सुनिए, जिनके साथ निर्मल सिंह साहब की पार्टी का वहां पर इत्तेहाद है, सबसे पहले मुझे इस सवाल का आप जवाब दें और मैं सारे देश से ये सवाल पूछ रही हूँ। मुफ्ती मोहम्मद सैयद जब होम मिनिस्टर थे इंडिया के, उनकी बेटी किडनैप हुई। और मैं, सुनिए, वो ऐसे होम मिनिस्टर हैं आपके जिन्होंने मुल्क की सारी सिक्योरिटी बलाई ताक रख के खतरनाक 3 आतंकवादियों को उस वक्त उन्होंने रिलीज किया। और मैं पर्सनली जानती हूं, वो 3 लड़के जो रिलीज है उसमें एक मेरा क्लाइंट था, बड़ा सीधा साधा शरीफ लड़का होता था वो। और उस रिलीज के बाद सारी मिलिटेंसी अगर रोमांटिसाइज की किसी ने, वो मुफ्ती मोहम्मद सईद। मेरा सवाल इस विशाल देश से है कि आप लोगों ने किस बिना पर फिर उनको चीफ मिनिस्टर बनाया उसी स्टेट का। A man who released his daughter for 3 hardcore militants and is responsible for giving such romantic spur to militancy। नहीं, तो आपके हिसाब से ये गिलानी, लोन, बट, यासीन मलिक, ये सब जितने, इन सबको वहां दे दिया जाए। नहीं, सुनिए, वो मुफ्ती मोहम्मद सैयद जब चीफ मिनिस्टर बने तो उन्होंने सबसे पहले किसको शुक्रिया अदा किया? उन्होंने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। अगर यहाँ निर्मल सिंह साहब, अगर इनमें दम होता, ये कहते कि हम इनके साथ बड़े रती लोग हैं, हम नहीं इनके साथ जवाब लेते हैं, उसके बाद आऊंगा मनीष जी। नहीं, इन्होंने कहा उनको, सुन तो लीजिए, अब आप सुन लीजिए, ये पावर में आप सुन, और ये ठीक कह रहे हैं। नहीं, एक बात में ये ठीक कह रहे हैं, वहां पे सब हालात ठीक है, मिनिस्टरों और चीफ मिनिस्टर के लिए हालात बिल्कुल ठीक है, वहां सब ठीक चल रहा है, सारे पे पर्क सब चल रहा है। सिर्फ कश्मीरी अवाम जो है वो परेशान है, सिर्फ कश्मीर की माएं बहनें रो रही हैं। जवाब लेते हैं। और डेवलपमेंट उसका जवाब नहीं है। जहां बच्चे मर गए लोगों के, शबनम लोन जी जवाब तो लीजिए। और कश्मीरी आवाम का ठेका आपने अकेले नहीं ले रखा है, वो भी आवाम है जिसने पीडीपी को 28 सीटें दी है, वो भी आवाम है जो जम्मू में बीजेपी को चुनता है। आपको लगता है आप ही आवाम है? जरा जवाब लीजिए, ये भी आवाम के नुमाइंदे हैं। शबनम जी को ये कहना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर में भारत में डेमोक्रेसी है और जिस तरीके से कश्मीरियों ने वोट करके पीडीपी को लाया और जम्मू ने भारतीय जनता पार्टी को लाया,
जिस प्रकार की सिचुएशन थी, जो मैंडेट था, उसके मुताबिक सरकार बनी और गवर्नेंस अलायंस बना। मैं आपको बताऊं निर्मल सिंह जी, इसलिए महबूबा मुफ्ती का साहब का ऑन पहला रिकॉर्ड पास क्या है, स्टेटमेंट क्या? है। सुन उन्होंने कहा, इन्होंने महबूबा मुफ्ती का हमारे पास ऑन रिकॉर्ड है स्टेटमेंट। महबूबा मुफ्ती ने वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोगों से कहा, मैं मरना पसंद करूंगी लेकिन मैं कभी मोदी के साथ हाथ नहीं मिलाऊंगी, क्योंकि उन्होंने बीजेपी की मुखालफत करके वहां वोट पुरानी बात हो गई, वहां सब जानते हैं। कौन सी मॉरल अथॉरिटी है? एक मिनट सुन तो लीजिए। सच्चाई ये है कि जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी की सरकार है और महबूबा मुफ्ती का कहना है कि अगर इस, और आम कश्मीरी की ये सोच है कि जम्मू कश्मीर का जो हल कोई इस प्रकार का जो निकाल सकता है, मोदी जी निकाल सकते हैं, इस प्रकार की बात जो है ये आम कश्मीरी कहता है। आपको विश्वास है या नहीं है मुझे मालूम नहीं, नंबर 1। नंबर 2 है कि कश्मीर सिर्फ मुट्ठी भर पत्थरबाज नहीं है। आज पुलिस की भर्ती होती है, आज आर्मी की भर्ती होती है, हजारों की तादाद में नौजवान जो है रोज जो है भर्ती में जा रहे हैं, पुलिस की भर्ती में जा रहे हैं, सीआरपीएफ, बीएसएफ। अगर जो है उमर फयाज जो है लेफ्टिनेंट जो है शहीद उमर फयाज जो है वो भी तो जो है साउथ का था, वो भी तो वहां का फौजी था। 5000 फौजी जो है आज भी जो जैकल आई है वो कश्मीरी है, बेसिकली कश्मीरी है, वो भी कश्मीरी है। उमर फयाज को वहां क्यों भेजा गया जहां एक ऑर्डिनरी पुलिस का बंदा, उसको एडवाइजरी है, ये मुट्ठी भर लोग हैं इन्होंने उमर फयाज को वहां जाने यूज कर रहा है। और हमारे जो लोग बाकी लोग हैं जो सेपरेटिस्ट हैं, जहां तक इलेक्शन की बात करें, पथराव हुआ, पॉलिटिकल वर्कर्स ने किया, जो इन लोगों ने किया, जहां जहां अपना था। मैं कहता हूं, मैं ये जिम्मेवारी से जो आरोप लगा रहा हूं कि जो पॉलिटिकल जो सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम पार्टीज हैं, अपोजिशन पार्टीज हैं, उन्होंने पथराव करके, उनका भी था, आम पत्थरबाज भी थे, ताकि ये वोट जो है ना पड़े, इस प्रकार की बात थी। तो इसलिए कश्मीर सिर्फ जो है पत्थरबाजों को, उस दिन मैं मौलाना आजाद रोड पर था, हमने सेक्रेटरीट में जाना था तो एसपी कॉलेज से पथराव हुआ। पथराव होने के बाद आधे 1.5 घंटे बाद ठीक हो गया, हम नॉर्मल लाइफ चल जो है, फिर हम गए सेक्रेटरीट में मीटिंग की। तो इसलिए इसको उस मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर इनके लिए अलग है। 1.5 घंटे के बाद पथराव हुआ, फिर कहते हैं आज शबनम जी अगर आप श्रीनगर से आई होंगी, दिल्ली में होंगी तो मुझे मालूम नहीं, श्रीनगर में आई गई होंगी। आज टूरिस्ट ठीक है उतनी संख्या में नहीं है, टूरिस्ट आ रहा है। आज अमरनाथ यात्रा ठीक होगी, ये मैं आपको विश्वास दे सकता हूं। हम सुरक्षा कर रहे हैं, पूरी करेंगे, देंगे, ऐसा नहीं। और मंत्रीगण बाकी लोग हैं, लोगों में जा रहे हैं। 2-3 जिलों में साउथ में जरूर समस्या है, आने वाले वक्त में उसको बिल्कुल ठीक जो है फॉर्मली डील किया जाएगा, ये मैं आपको विश्वास देता हूं। चलिए मनीष तिवारी को एक बार शामिल करते हैं। मनीष तिवारी जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन उससे पहले एक जवाब शबनम लोन ने चूंकि कहा आम कश्मीरी। दिक्कत क्या है कि देश में 125 करोड़ की आबादी, हर आदमी अपने को 125 करोड़ का नुमाइंदा मानता है। तो मैं उस नाते कहता हूं कि आम कश्मीरी की नुमाइंदगी आप अकेले नहीं करती हैं, इसलिए कि जम्मू कश्मीर में 700 नौकरियों के लिए 67,000 युवकों ने अप्लाई किया, 67,000 लोगों ने अप्लाई किया। ये भी कश्मीरी है। इसका मतलब ये ऐसे लोग हैं, इवन आर्म फोर्सेज में भर्ती होने के लिए भी लोग अप्लाई करते हैं। एक मिनट सुन लीजिए, थोड़ा पैसेंस रखिए। और जो उमर फैयाज सेना में था, लेफ्टिनेंट 22 साल का, वो अपनी बहन की शादी में गया और घर से किडनैप करके जिन 3 दहशतगर्दों ने उसका कत्ल किया, आप ये कहिए शबनम लोन, इनके पिताश्री, उनका भी कत्ल उग्रवादियों ने किया, पाकिस्तान ने करवाया। खुद विक्टिम है, आप खुद विक्टिम है। आप ये बताइए, एक मिनट, नहीं मेरा सवाल है, मौलवी फारूक, मीरवाइज फारूक के पिता मौलवी फारूक को भी कत्ल जो है उन्होंने किया है। शबनम लोन, मेरा एक सवाल है, नहीं पहले सवाल सुनिए। उमर फैयाज के कातिलों को, सवाल सुनिए पहले, नहीं सवाल सुनना पड़ेगा, नहीं इतना इम्पेशेंट मत होइए, आप दूसरों को इंटॉलरेंट कर रही हैं, आप सुन नहीं रही हैं। उमर फैयाज के कातिलों को खोज कर और उनके सरपरस्तों को गोली मार देनी चाहिए या नहीं, क्योंकि वो कातिल है और कश्मीरी के कातिल है। सुनिए, आपने बहुत उमर फयाज हमारा एक बहुत होनहार लड़का था, मुझे फख्र है उमर फयाज पे। पहला लड़का था शायद जो एनडीए पे गया, और जिन लोगों ने उसको घर से निकाला, उन्होंने इतना बड़ा गुनाह किया। और मैंने कश्मीर में ऐसे भी हम सब आपस में बात कर रहे हैं कि उनको कभी माफ नहीं किया। नहीं, उनको गोली मार देनी चाहिए कि नहीं? लिसन टू मी। अब नहीं, पहले इसका जवाब, पहले जवाब
कि माफ तो अलग चीज है, माफ या ऐसा थोड़े कि उन्होंने चोरी की कि माफ कर दे। मैं कह रही हूं जिन्होंने कत्ल किया उसकी सजा कत्ल है, कानून में भी है, फांसी लगती है। अगर आर्म फोर्सेज खोज के उन 3 को और उनके सरपरस्तों को मार देती है तो आप कहेंगे ना कि हाँ सही हुआ, इंसाफ हुआ। सुनिए मेरी बात सुनिए, ये आपने कितना खतरनाक किस्सा सुना कि रात को उनकी बहन की शादी हो रही थी और उनके यहाँ वो मिडनाइट नॉक हुआ, लेकिन एक चीज आप भूलते हैं, फयाज की वजह से ये सारी दुनिया को पता चला कि वहाँ क्या होता है। इसी तरह हजारों कश्मीरियों के घर सुनिए मिडनाइट नॉक, फैयाज से पूरा देश मोहब्बत करता है और फैयाज को लेकर भारतीय चैनल्स में, मीडिया में, यहाँ जितने लोग बैठे फख्र करते हैं, गर्व करते हैं कि हमारे कश्मीर का एक उमर फैयाज भी है। सुनिए, अब निर्मल सिंह साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही, मैं इनका शुक्रिया अदा करती हूँ। इन्होंने मेरे वालिद के बारे में कहा कि उनको कत्ल किया गया। सुनिए, हाँ बोलिए। तो मेरा ये मानना है कि वहाँ पर अगर किसी चीज़ की कमी है तो वो जस्टिस है। ये इंसाफ और नाइंसाफी की बात है, क्योंकि मेरे वालिद का इतना बेईमाना कत्ल हुआ, मेरे वालिद के केस की ट्रायल नहीं हुई। यहाँ निर्मल सिंह साहब, आपने स्टेटमेंट तो दिया यहाँ पर, यू प्रॉमिस मी कि जब आप जाएंगे तो आप वो फाइल खुलवाएंगे और ये कहेंगे कि क्या बात है, इतने बड़े लीडर ने पीस के लिए अपनी जान दी। मनीष तिवारी साहब देख रहे हैं, इनकी गवर्नमेंट भी वहां थी। सो यू एक्सपेक्ट मी टू हैव सिंपैथी? नो, मैं भी नाराज हूं हिंदुस्तान से। क्यों नहीं ना, मेरा हक है आप लोगों से नाराज होने का। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि आपने हमें जस्टिस नहीं दिया है। बाकी एक मिनट, आपकी नाराजगी का हक है, नाराजगी का हक है, लेकिन जो हो रहा है वो निंदनीय है। चलिए मनीष तिवारी जी, हमारे बच्चों के हाथ में जो पत्थर हैं, मनीष तिवारी हम उससे बेहद अफसरदा हैं। बिल्कुल, लेकिन ये बात है कि पत्थर आखिर हर शख्स ने संग हाथ में क्यों उठा रखा, क्या मसला हो गया? ये अनहोली अलायंस जो झूठ बोला गया लोगों से, एजेंडा ऑफ अलायंस में सबसे पहले उन्होंने कहा हम बातचीत करेंगे हुर्रियत से। एक पार्टी यहाँ पे कहती है, एक पार्टी कहती है, सुनिए, ये चलेगा नहीं कि आप दिल्ली में आके कहेंगे हिंदुस्तान जिंदाबाद और कश्मीर जाएंगे वहां पे कहेंगे जीवे जीवे पाकिस्तान। ड्युअलिटी हैज टू एंड। ये बंद कर दीजिए। जवाब तो लीजिए। मैं अनहोली अलायंस की जो बात की है इन्होंने, मैं एक एग्जांपल दूंगा। मुफ्ती साहब की डेथ के बाद जो हमारी 10 महीने सरकार चली थी, डेथ के बाद अनंतनाग का बाई इलेक्शन होता है। मुफ्ती साहब जिस सीट को 7,000 से जीते हैं, महबूबा मुफ्ती उसको 14,000 से जीती है। अब उनका भाई वहां से इलेक्शन भी नहीं लड़ पाया, वो जा भी नहीं पाए। लेकिन वो भी तो अनहोली अलायंस जो है, जिसको जा कहते हैं, ये गवर्नेंस अलायंस है। कदम नहीं रख मैं सकती। साफ कर देता हूं, ये कोई आइडियोलॉजिकल अलायंस नहीं है, ये पॉलिटिकल अलायंस नहीं है, गवर्नेंस अलायंस है। मैं सब लोगों को ये बताना चाहती हूं, महबूबा जी से हिजबुल मुजाहिदीन वाले नाराज हैं क्योंकि इस वजह से वो वहां पर अब आगे नहीं चल पा रही है। जी 1 मिनट हो गया। पीडीपी का मिलिटेंट्स के साथ था रिश्ता, है और रहेगा। पीडीपी इस वक्त चल क्यों नहीं पा रही है? क्योंकि उन्होंने जो हिजबुल मुजाहिदीन के मिलिटेंटों के साथ वादा किया था वो पूरा नहीं हुआ। चलिए ठीक है, जब उनका वादा पूरा नहीं हुआ, उनको हिजबुल मुजाहिदीन वाले अपने घर के आंगन में अब आने नहीं दे रहे हैं। यही बात है। चलिए मनीष तिवारी कुछ करना चाहते हैं। मनीष तिवारी जी, देखिए ऐसा है कि आपने शबनम जी से एक सवाल पूछा था कि पाकिस्तान हुर्रियत को पैसे देता है, जो पत्थरबाज है उनको प्रोत्साहित करता है। बुनियादी सवाल ये है कि पाकिस्तान का जो एजेंडा है वो हमारे सामने बिल्कुल साफ है, पर हम लोग उस हुर्रियत को क्यों पैसा देते हैं? अगर आप दुल्लत साहब की किताब पढ़ें तो उसी हुर्रियत को भारत की सरकार एक मिनट ये नहीं तरीका है। एक मिनट, ये कोई तरीका नहीं है। जस्ट कीप क्वाइट। ऐसे तरीका नहीं है, ये नहीं। तो उसी हुर्रियत को भारत की सरकार पैसे देती रही है। दुल्लत साहब ने अपनी किताब में लिखा है, मैंने पढ़ी है। अच्छा, उसके अलावा आज भी उस हुर्रियत के सब नेताओं को, जब बीजेपी पीडीपी की सरकार है तो Z+ सिक्योरिटी क्यों दे रखी है? उसका मैं जवाब भी दे देता हूं, और उसका जवाब यह है कि मिलिटेंसी प्रोन एरियाज में जहां पे कॉन्फ्लिक्ट है
जो सरकार है, जो डीप स्टेट है, चाहे इनकी रही हो चाहे हमारी हो, वो सरकारों की एक टैक्टिक्स रहती है। सो देयरफॉर क्या कहते हैं, एट टाइम्स द नोन एनिमी इज बेटर देन द अननोन एनिमी। सो देयरफॉर मैं इसमें नहीं जाना चाहता। दूसरी बात, देखिए मैं आपको थोड़ा इतिहास में लेके जाना चाहता हूं। एक व्यक्ति थे, उनका नाम था लाल डेंगा। लाल डेंगा ने भारत के खिलाफ बंदूक उठा रखी थी। अगर भारत के इतिहास में एक बार भारत की एयरफोर्स का प्रयोग हुआ है किसी मिलिटेंसी के ऊपर, तो वो मिजोरम में हुआ। जी, मिजो नेशनल फ्रंट, मिजो नेशनल फ्रंट में। उसी लाल डेंगा को, जो तत्कालीन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है अजीत डोवल जी, वो दुबई से वापस लेके आए थे। उनको पाकिस्तान से दुबई लेके गए थे, दुबई से वापस लेके आए थे। मिजोरम में अकॉर्ड हुआ, कांग्रेस के जो चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने स्टेप डाउन किया, लालथनवाला जी जो आज चीफ मिनिस्टर है, और लाल डेंगा को मुख्यमंत्री बनाया गया। पंजाब, जहां पे आतंकवाद था, जिस आतंकवाद का मैं भुक्तभोगी हूं, जिस तरह से शबनम लोम जी हैं, मेरे पिताजी को शहीद किया गया, गोली मारी गई, उस पंजाब में भी पंजाब का अकॉर्ड हुआ। असम में आपने अकॉर्ड किया, बोडो से आपने अकॉर्ड किया, और ये सिर्फ कांग्रेस की सरकारों ने नहीं किया, ये अलग अलग समय पे अलग अलग सरकारों ने किया है। तो इसलिए देखिए, एक जो स्टेट की हार्ड पावर है, उस हार्ड पावर का इस्तेमाल किया जाता है जो मिलिटेंट है, जो सेपरेटिस्ट है, उसको सॉफ्ट करने के लिए। पर उसके बाद बातचीत का एक रास्ता निकालना पड़ता है। मैं आपको एक आखिरी उदाहरण देता हूं। वियतनाम में अमेरिका ने वियतनामीज के ऊपर नपाम बॉम्ब्स का प्रयोग किया, हजारों लोग मारे गए, और उस दौरान जब लड़ाई चल रही थी तो वही अमेरिका उसी वियतनाम के साथ पेरिस में बातचीत कर रहा था, और 1975 में उस पेरिस अकॉर्ड के कारण वियतनाम की लड़ाई खत्म हुई। तो एक थोड़ा सा इतिहास को डिस्पैशनेटली देखने की जरूरत है। एक सेकंड, शबनम लोम जी, कुछ गेस्ट हैं, उनकी हम सवाल लेना चाहेंगे। जवाहरलाल कौल हैं, कश्मीरी हैं, जैसे आप हुर्रियत और बाकी नेताओं की तरफदारी करती हैं वहां, ये कश्मीरी विक्टिम है, जरा उनकी आवाज सुनिए। जी, आ रही है आपकी आवाज। शबनम जी, मेरा नाम माइक क्लोज करिए। नमस्कार। मेरा सवाल बिल्कुल सीधा है। जाकिर बट, जिसका नाम अब मूसा का कहा जाता है, उसका बयान तो आपको मालूम है। माइक क्लोज करिए, माइक क्लोज करिए। उसका बयान तो आपने देखा ही होगा। उनके हिसाब से ये जो मूवमेंट कश्मीर में चल रही है, ये मज़हब की मूवमेंट है, इस्लाम की मूवमेंट है। और उन्होंने हुर्रियत के नेताओं को ये चेतावनी दी, ये कहा है, वार्निंग दी है कि अगर उसे ये पॉलिटिकल मूवमेंट कहेंगे तो उनका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। लाल चौक पर टांग देंगे। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या ये मूवमेंट इस्लाम की है? बिल्कुल नहीं, वो पॉलिटिकल मूवमेंट है। वो जो लड़का है वो उसका अपना स्टेटमेंट है, कश्मीर रिश्वर। अगर ऐसा कश्मीर रिश्वर पीरवर, और ये वादा है आपसे, वो वैसे ही रहेगी, हमारी जान जाए मगर ये काम नहीं होने देंगे। हम इंसाफ के लिए लड़ते हैं। वहाँ जिसके साथ नाइंसाफ़ी होती है हम बोलेंगे, चाहे आप कितनी गोलियां बरसाएं, लेकिन हम इंसाफ के लिए बोलेंगे। तो हम पे कितना जुल्म हो, लेकिन हम इंसाफ के लिए बोलेंगे। और ये मेरा वादा है आपसे। वो लड़का जो है, he has been disowned by Sayyid Salahuddin, he has been disowned by the entire Kashmir. कश्मीर रिश्वर थी, पिरवर थी, और हमको चाहे कुछ भी करना पड़े वो रहेगी inclusive. It will remain inclusive. Please one. He has been disowned by and he has been disowned by everyone in Kashmir. I disown him. लेकिन I disown him. And I say this with certainty. Who is he? वो कौन है? ठीक है, हुर्रियत वालों ने उसे डिसोन नहीं किया है। हुर्रियत वालों ने उसे सलाह दी है कि स्ट्रेटेजिकली काम करो, इमोशनल मत बनो। वो और यूनिटी रखो। मैं उसको डिसोन करती हूँ, सारा कश्मीर उसको डिसोन करता है। दैट इज द रियल सेंटिमेंट। चलिए एक मिनट, जवाब निर्मल सिंह जी कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं शबनम जी से बात कहूंगा कि कश्मीर की जो स्पिरिट है, जिसको कश्मीरियत कहते हैं, या सूफीज़म कहते हैं, शैविज़म है, जो ऑल इंक्लूसिव है, आज उसकी जो हालत बनी है, और जो मूसा का जो स्टेटमेंट है, और जिस प्रकार के जवान जो है इस पर जुड़े हुए हैं, सबसे बड़ा खतरा
इस पॉलिटिकल जिस मूवमेंट को आप कह रहे हैं उसके कवर में सूफीज्म को है जी। आज जो ज़ियारतें हैं, आज चरारे शरीफ को कौन से पाकिस्तान का जो है वहाँ वो कौन जलाता है, वहाँ के उग्रवादी जलाते हैं, बाकी जलाते हैं। जो पाकिस्तान जो कश्मीर की स्पिरिट है वहाँ उसी के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं ये लोग। लेकिन आप लोग हैं पॉलिटिकल मूवमेंट कहते हुए जिस प्रकार से बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कश्मीर का नुकसान जो है रियलिटी को नहीं समझना सबसे बड़ा नुकसान है। इसलिए मैं आपको जवाब देती हूँ। फैज अहमद फैज, दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। बहुत बढ़िया, इसी पर अमल भी करिए। अंजुम जी, आलोक मेहता साहब, सलाह की जरूरत बिल्कुल आलोक नहीं है। मेहता साहब, किसी की सलाह नहीं मानती। मुझे लगता है आप दिल से अच्छी हैं, मुझे लगता है आप दिल से अच्छी हैं। क्वेश्चनिंग आप हुर्रियत और अलगाववादियों के समर्थन में करती है या पॉलिटिक्स है? अंजुम जी, काम कीजिए, एंकरिंग कीजिए। आलोक मेहता साहब कुछ सवाल पूछना चाहते हैं? जी जी जी, आप अपना नाम बता दें और उसके बाद मैं एक सेकंड सर, बिना माइक के सवाल का कोई फायदा नहीं। 1 मिनट, जरा पीछे से एक सवाल लेते हैं। मैं जनरल एसपी सिन्हा हूँ और हम लोग टीवी चैनल पर एक दूसरे से बहुत बहस किए हैं। जी जी जी, मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूँ। आप कह रही हैं कि वहाँ के लोकल्स को इंसाफ चाहिए जी। कैसा इंसाफ? आप आर्मी के ट्रक्स को लात मारा जाता है, सीआरपीएफ के जवान को के सामने प्रो पाकिस्तान स्लोगन उठाया जाता है, लोग मैच मैडम शबनम जी मुझे बोलने तो दीजिए। आई एम सॉरी। जब लोग वहाँ के मेजॉरिटी लोग, कुछ लोग अपनी राष्ट्रीयता सेंस खो बैठे हैं और अपनी नियत वफादारी पाकिस्तान को बेच रखे हैं, किस इंसाफ की बात कर रही है? किस इंसाफ की? एक सेकंड, अभी मैं कंप्लीट नहीं किया। आपको यदि सचमुच में शांति चाहिए, आप नेगोशिएटिंग टेबल पे आइए। वहाँ के जो जिनको कष्ट है, भारतीय संविधान के तहत आप बोलिए कि आपको ये चाहिए वो चाहिए, लेकिन राष्ट्रीयता का प्रश्न उठाइएगा, आजादी का प्रश्न उठाइएगा। नॉट नेगोशिएबल। बिल्कुल, मैं कह रही हूँ नेगोशिएबल, आजादी नॉट नेगोशिएबल। सर मैं जवाब दूं, मैं भारतीय संविधान के तहत ही कह रही हूँ सर, मैं भारतीय संविधान के तहत ही इंसाफ मांग रही हूँ। एक सवाल मधु किशोर आपने ये कहा सर, मैं आपको आज की न्यूज़ है, वो जो सुखदेव जी हैं जो मार्टियर हुए पठानकोट में, आपने देखा उनकी फैमिली पे कितना जुल्म हुआ, कितना मारा उनको। परसों एक सीआरपीएफ के जवान थे, नहीं सुनिए, इसी तरह से अगर किसी सीआरपीएफ जवान के साथ गलत किया किसी ने, तो आप लोग उसका इतना पहाड़ बना लेते हैं। इनको सबको सजा दीजिए, लेकिन यहाँ जो करता है उसका कहते हैं ये ठीक। शबनम लोन जी, एक मिनट सिन्हा साहब, आपकी बात पूरी कर देता हूँ। आप ये मत कहिए कि सीआरपीएफ के जवान के साथ कुछ गलत किया, किसी को गोली मार दी गई। जो जवान अपनी ड्यूटी कर रहा था, मुल्क की हिफाजत के लिए तैनात था। एक मिनट शबनम लोन जी, एक मिनट सुनिए। और मारने वाले कायर नकाबपोश हैं। ये समझते हैं कि हम आपकी बातों से दबने वाले नहीं है, गलत जो होगा वो बोलेंगे, जो इंसाफ है उसके लिए लड़ेंगे। एक करके मैं आ रहा हूं आपके पास शिवदान सिंह, एक सवाल ही पैदा नहीं होता। एक मिनट, मधु किशोर जी यहाँ हैं, उनको माइक दिया जाए। इंसाफी होगी संविधान के तहत, उसके बाद आप शिवदान सिंह आपके कश्मीरियों पास को गाड़ियों के साथ नहीं बांध सकते। और आर्मी ये कहेगी कि हमने उसको बचाने के लिए किया था, वो संविधान के खिलाफ है, वो इंटरनेशनल कानून के खिलाफ है। और अगर आप वो करेंगे तो आपको साथ कैसे मिलेगा? सवाल सुनिए एक मिनट। शबनम जी, आतंकवाद कश्मीर में एक धंधा हो गया, इंडस्ट्री हो गई है। जो लोग पत्थर कॉन्ट्रैक्टर, सर पॉलिटिक्स इज बेसिकली अ बिजनेस, इट इज अ बिजनेस, अ बिग बाजार एवरीवेयर सर। आप वो आतंकवाद जो बिजनेस हो गया है, जो पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड है। कश्मीर इज अ कैश काउ फॉर मेनी पीपल, आतंकवादियों के लिए नहीं। यहाँ पे दिल्ली में भी बहुत सारे लोग हैं। इट इज अ कैश काउ फॉर ऑल ऑफ देम। आपको गलतफहमी है, फोकस आपका गलत है। एक मिनट हो गया, बहस मत करिए। मधु किशोर को दीजिए बगल में। सिन्हा साहब इधर एक मिनट, चलिए एक माइक वहां मधु किशोर को दीजिए। हाँ चलिए मधु जी। मेरा पहला सवाल मनीष जी से है। मनीष जी, आपने कहा कि पीडीपी और बीजेपी की सरकार इसलिए उसके वजह से बवाल हो रहा है क्योंकि वो आइडियोलॉजिकली इनकम्पैटिबल है। मैं जानना चाहूँगी कि कांग्रेस पार्टी किसके साथ आइडियोलॉजिकली कंपैटिबल है या नहीं है, क्योंकि
आपकी भी पीडीपी के साथ सरकार रही, उससे पहले एनसी के साथ भी रही, और हर वो सरकार या तो झगड़े की वजह से प्रीमेच्योरली डाउनफॉल उसका हुआ, किसी न वजह। एनसी के साथ तो आपका लंबा इतिहास है, कभी डिसमिस कर रहे हैं आप, कभी जेल में भेज रहे हैं, कभी वापस ला रहे हैं, और पीडीपी के साथ भी जिस तरह हुआ, तो क्या आप किसके साथ आप आइडियोलॉजिकली? दूसरी बात आप चाहते हैं पाकिस्तान के साथ, हुर्रियत के साथ दरवाजे बंद न किए जाएं, और वही सोल्यूशन है, तो फिर पीडीपी और बीजेपी क्यों आपस में दरवाजे बंद करें? और दूसरे सवाल मेरे शबनम जी आपसे हैं। एक एक जवाब ले लें, नहीं तो मैं इनसे जरूर पूछना चाहूंगी। नहीं, उसके बाद आपके पास आऊंगा, पहले जवाब ले लेते हैं मनीष जी। देखिए मधु जी, ऐसा है कि आपने एक बहुत गंभीर और बहुत बुनियादी सवाल उठाया है। मैंने इसलिए कहा कि ये अलायंस आइडियोलॉजिकली इनकम्पैटिबल है क्योंकि जब पीडीपी ने कश्मीर में वोट मांगा तो उन्होंने वोट इस वजह पे मांगा कि आप हमको बहुमत दीजिए जिससे कि हम इंडिपेंडेंट ऑफ एवरीबडी हम सरकार बना सके, और बीजेपी के साथ हम बिल्कुल कतई अलायंस नहीं करेंगे। एक मिनट मधु जी, नहीं मधु जी, you've asked a question, have the patience to listen. No, number two, have the patience to listen. I'm not getting into an argument with you. You've asked me a question, let me reply. Number two, अगर आप साउथ कश्मीर में वायलेंस का पैटर्न देखें तो ऐसा क्यों है कि मैक्सिमम जो स्टोन थ्रोइंग हो रही है वो पीडीपी की कॉन्स्टिट्यूएंसीज में हो रही है? उसका कारण ये है कि पीडीपी ने जमायत का समर्थन लिया था इस चुनाव में, और जमायत से वायदा किया था कि कतई हम कहते बीजेपी के साथ सरकार नहीं बनाएंगे। ये यथार्थ है, ये यथार्थ है। बाप बेटी की सरकार और बाप बेटे की सरकार का नारा था। और दूसरी बात, जहां तक हमारा सवाल है, आपने कहा कि किसके साथ हम कंपैटिबल हैं। देखिए, हम कश्मीर की परिस्थिति को बड़ी अच्छी तरह से समझते थे, इसीलिए 1994 में श्री नरसिम्हा जी ने यह बात कही कि इंसानियत के दायरे में बात होगी। 2003 में जब श्री वाजपेयी गए, 18-19 अप्रैल को उन्होंने कहा कश्मीरियत, इंसानियत और जमहूरियत के दायरे में बातचीत होगी। तो इसलिए हम परिस्थिति समझते थे। सो फॉर अस, इवन ड्यूरिंग द इलेक्शन कैंपेन, नोबडी वाज एन अनटचेबल. You made the BJP an untouchable and then got into an alliance with them, and that's why you're paying the price, and the country is paying the price, unfortunately. मनीष जी, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, एक मिनट जवाब लेता हूँ, आप उनको रहने दो, माइक रहने दो, प्लीज आप खाली करो। मैं फिर वो एक मिनट जवाब लेते हैं, उसके बाद मधु जी आपका अगला सवाल। उदाहरण दूंगा। साल के बाद बीजेपी पीडीपी सरकार बनने के बाद साउथ कश्मीर के अनंतनाग में इलेक्शन होता है मनीष, और वहां की कैंडिडेट महबूबा मुफ्ती डबल मार्जिन से जीतती है। सर, तो अगर ऐसी नाराजगी थी तो वो डबल मार्जिन से कैसे प्रेजेंट में आ जाइए सर, प्रेजेंट में आइए। उनका भाई इलेक्शन नहीं लड़ पाया सर। वो कह रहे ना कि ये अलायंस अनहोली सर साहब था जब हिजबुल मुजाहिदीन के साथ उनका पैक्ट था, तब वो आई। चलिए एक मिनट, एक सवाल और है मधु जी, उसके बाद शिवदान सिंह पीछे हैं, आलोक मेहता, दो लोग। एक सेकंड, ऐसे नहीं करिए। जी, एक मिनट, आपसे एक सेकंड रुक जाइए, आ रहे हैं अभी। आप कह रहे हैं कि जो कश्मीर में लड़ाई है वो डेमोक्रेटिक राइट्स की है। मुझे आप ये बता सकती हैं कि जब कश्मीरी पंडित कहते हैं कि हमारे लिए अलग एन्क्लेव बना दीजिए, वो भी डेमोक्रेटिक राइट्स की बात करते हैं, आप नहीं मानने को तैयार। नंबर 2, उससे भी ज़्यादा, जो 70 साल पहले जम्मू कश्मीर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर से जो हिंदू रेफ्यूजी आए हैं, आज तक उनको स्टेट सब्जेक्ट नहीं बनाया गया, और जब भी उनकी बात उठती है तो बवाल मच जाता है कि ये डेमोग्राफिक इम्बैलेंस हो जाएगा। पर रोहिंग्या मुस्लिम आ जाएं जम्मू तक, वो डेमोग्राफिक इम्बैलेंस नहीं होता। आपको केवल 70 साल तक आपने डेमोक्रेटिक राइट्स ऑफ रेफ्यूजीज 70 साल पहले के, मैंने नहीं कभी सुना आपको उनका दुख दर्द बोलते हुए। उनके बच्चे कॉलेज नहीं जा सकते, उनके बच्चे किसी जगह एडमिशन नहीं मिल सकती। स्टेट सब्जेक्ट ना होने का मतलब है नॉन सिटीजन्स। हाउ कैन यू जस्टिफाई दैट एंड देन टेल अस इट्स नॉट इस्लामिस्ट? ethnic cleansing of Kashmiri Pandits was not an Islamist agenda, or denial of citizenship rights to refugees of Pakistan occupied. मधु जी बस जवाब लेते हैं, एक दो सवाल और। आलोक जी आपके पास आऊंगा। मैंने कभी वो पोजीशन नहीं ली जब सब ये कहते थे कि जगमोहन साहब ने उनको कहा
कि आप जाएं। मैंने हमेशा ये कहा है कि उस वक्त इतना खौफ था कि वहाँ हमारा कश्मीरी पंडित, हम मुसलमान नहीं रह पा रहे थे उस वक्त। लेकिन सबसे पहले मेरा ये सवाल है कि ये विशाल देश था कहाँ? हमारे आंगन में, हमारे घरों में बंदूक बरदार पहुँचे, वो कैसे पहुँचे वहाँ? और हमको एब्डिकेट किया वहाँ स्टेट अथॉरिटीज़ ने। अब्दुल्लाज और मुफ्तीज दिल्ली और लंदन में रहे, आर्मी बैरक्स में थी, और हम कश्मीरी मुसलमान जो हैं, हमारे कश्मीरी पंडित निकल आए, यहाँ पर हिंदू एथॉस के साथ मर्ज हो गए। उनको यहाँ पर कुछ सहारा तो था। हम कश्मीरी मुसलमानों को आपने किसके बलबूते पे छोड़ा? बंदूक बरदार के बलबूते पे। सुनिए एक बात, दूसरी बात जो आप एथनिक क्लेंजिंग की कर रही, सुनिए, कश्मीर में सरदार, कश्मीर में सरदार, सुनिए एक मिनट शबनम लोन, एक सेकंड मधु जी, एक सेकंड, हेलो, नहीं ऐसे हल्ला मत करिए। हेलो, रोको उनको। चलिए एक सेकंड देखिए, ये जो है इमोशंस हो जाते हैं। लेकिन एक बात है, हमारा कश्मीरी पंडित एक मिनट वापस अपने घर शबनम लोन, ये वादा है आपके साथ। शबनम लोन एक मिनट। आलोक मेहता सीनियर जर्नलिस्ट ने एक सवाल पूछना चाहते हैं। आलोक जी, किससे सवाल है आपका? उसके बाद खत्म करेंगे हम। आलोक जी। निर्मल सिंह जी से मैं आवाज नहीं आ रही आलोक जी। उनका अपना घर है, वो जरूर आएंगे और हमारे एक सेकंड शबनम लोन वापस घर आएंगे। आवाज आ रही है ना? आलोक मेहता एक सेकंड रुकिए। निर्मल सिंह जी से सवाल है, आप उप मुख्यमंत्री हैं, अभी जगमोहन जी का नाम लिया गया। आप याद करें, एक समय हम इलेक्शन कवर करने गए तो लोगों ने जगमोहन जी जब गवर्नर थे तो उनके नाम पर भी वोट डाल दिया। आज ऐसी क्या कंडीशन है? पाकिस्तान बात नहीं करता, आतंकवादी बात नहीं करते। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल, जो रिपोर्ट्स हम लोगों के पास है, कि वो जब कुछ अपनी रिपोर्ट देते हैं उनकी ही नहीं सुनी जा रही, जबकि आप भी मानेंगे कि केंद्र सरकार के बिना वहाँ की स्थिति को काबू में नहीं लाया जा सकता। केवल महबूबा मुफ्ती जी अकेले नहीं कर सकती, और आपके साथ मिली हुई सरकार है, लेकिन न इस गवर्नर की सुनते हैं, न पाकिस्तान से सही बात होती है। तो क्या रास्ता निकलेगा? 3 साल हो गए और 2 साल से इस जम्मू कश्मीर, जैसा कहा जा रहा, पूरा देश और आप भी मानते हैं कि बहुत बुरी हालत में है, तब अपने गवर्नर पर विश्वास नहीं है, उनकी बात को ही नहीं सुनी जा रही। मैं आपका नहीं कह रहा हूँ, मैं निर्मल सिंह से सवाल पूछ रहा हूँ कि क्या वजह है कि इतना तालमेल नहीं हो पा रहा है? महबूबा मुफ्ती को तो खाली ढाल बना करके रखा हुआ है। आप यदि राज करना चाहते हैं तो या तो फिर इलेक्शन कराकर कश्मीर में क्यों नहीं जीत जाते? कश्मीर में विश्व हिंदू परिषद, संघ, भाजपा के लोग पदयात्रा करके कांग्रेसी मनीष जी को भी साथ ले जाइए, इनको भी साथ ले जाइए, और पैदल उन पत्थरों वालों के सामने क्यों नहीं खड़े रहते हैं? चलिए आलोक जी वक्त कम है, निर्मल सिंह जी जवाब दे। शबनम लोन एक मिनट, इनसे सवाल पूछा गया। हाँ देखिए, ऐसा है कि ये कहना कि सिर्फ राज्य सरकार कर रही है या गवर्नर साहब को नहीं पूछ रहा, ये इस प्रकार के माहौल में सभी का रोल है। और सभी जो है, आपको याद होगा दिल्ली में होम मिनिस्टर साहब, वो प्राइम मिनिस्टर खुद जो है इसको सारा देख रहे हैं और एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी बनाते हो कैसे डील करना है। एक पॉलिसी बनी है, आने वाले वक्त में इसका परिणाम देखेंगे। एक लास्ट 30 सेकंड वक्त है। एक सवाल शबनम लोन जी से पूछ रहा हूं। शबनम लोन जी से एक सवाल पूछना चाहता हूं। 3 पोजीशन है, आप या तो भारत के साथ रहना चाहते हैं, या पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं, या इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं। हेलो, क्या सॉल्यूशन चाहते हैं आप, ये बता दीजिए। देखिए, मैं पाकिस्तान के साथ कभी नहीं जाना चाहूंगा। अंजुम सर प्लीज हमें नहीं, ऐसे जबरदस्ती नहीं कर सकते आप सर। जबरदस्ती नहीं, ऐसे नहीं। माइक लो, जिसके बारे में बात कर रही है उसके बारे में बात नहीं हो रही है यहाँ पे। 1 मिनट माइक लीजिए उनसे, जबरदस्ती मत करिए आप। जी, पाकिस्तान के साथ तो मैं कभी नहीं जाऊंगी। एक सुनिए, लेकिन जितनी देर तक आप हमारे निहत्ते बच्चों पे गोलियां बरसाएंगे और आप वहां पर निर्मम हत्याएं करेंगे आर्मी के थ्रू, हम आपके साथ नहीं मिलेंगे। चलिए शबनम लोन जी, 1 मिनट 1 to 1 डिबेट नहीं कर सकते हम। 1 मिनट आप सभी लोग बैठ जाएं। शबनम 1 मिनट। मैडम, हेलो मैडम, प्लीज मैडम, हो गया आपने अपनी बात कही, आप क्लोजिंग कुछ कहना चाह रहे हैं? 1 मिनट शबनम लोन, 1 मिनट, आप 1 to 1 कन्फ्रंट ना करें। मैं सिर्फ निर्मल सिंह जी से एक बात कहना चाह रहा हूं
निर्मल सिंह जी, जो आलोक मेहता जी बात कह रहे थे, आपने जिक्र किया कि जब संसदीय डेलीगेशन वहां गया तो किसी ने बातचीत नहीं की, पर जब आप ही के मार्गदर्शक मंडल के एक सदस्य जो हिंदुस्तान के वित्त मंत्री रहे हैं, हिंदुस्तान के विदेश मंत्री रहे हैं, श्री यशवंत सिन्हा जी, जब उनके नेतृत्व में वहाँ पे प्रतिमंडल गया तो सब लोगों ने उनसे बात की। मैं सिर्फ आपसे इतना आग्रह करना चाहता हूँ, क्योंकि आप जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री हैं, कि आप अपने प्रधानमंत्री जी से कहिए कि एक बार यशवंत सिन्हा जी को बुला के उनकी बात। चलिए, बहुत अच्छी बात इन्होंने सलाह दी और मुझे लगता है संवाद से सारी समस्याओं का समाधान होता है। शबनम लोन जी, आप क्यों 1-to-1 इंटरेक्ट कर रहे हैं? खत्म कर रहे हैं, शो हो गया। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोगों का गुस्सा, आक्रोश है। अगला सत्र शुरू होने वाला है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया।